हेलो दोस्तों। आते हैं हम हमारे एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो पे। पहला क्वेश्चन, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में रचनात्मक विचार है क्या। संरचनात्मक विचार अर्थात बच्चे ज्ञान का संरचना स्वयं करते हैं। इस विचार के अंतर्गत बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट दे दिया जाता है और बच्चे एक्सपेरिमेंट करके अपने ज्ञान की संरचना खुद करते हैं। जीन पियाजे भाई साहब, वाइगॉट्स्की भाई साहब, ये लोग संरचनात्मक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या सुझाव देती है कि बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। पढ़ाने में तो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका बच्चों की ही होती है, क्योंकि वही सीखते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये बात सही है, बच्चे हमेशा एक्टिव हो गए। पहले होते थे कि टीचर पढ़ाते थे, बच्चे पैसिव लिसनर्स की तरह सुनते थे, पर बच्चे अब एक्टिव भूमिका में रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। अगर ऐसा होता, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते, तो बच्चों को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। पाठ्य पुस्तक से बच्चे पढ़ लेते तो शिक्षक की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुसाध्य है, अर्थात योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कोई बच्चा है जो गली में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसे अगर स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिल जाए, अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, वो और अच्छा कर सकता है, अपनी योग्यता को सुधार सकता है। तो योग्यता सुधारिए है। ऑप्शन नंबर 2, योग्यता अटल है, अर्थात एक बच्चा जैसा खेलता है वो ऐसा ही खेलेगा, आप उसे ट्रेनिंग दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं है, वैसे भी अटल हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी प्रयास करें, आपका परफॉर्मेंस वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा होता है क्या? तब तो कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। कहते भी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। असफलता अनियंत्रित है। असफलता को नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो असफलता को आप कम कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा योग्यता सुधारिए है। आप योग्यता के साथ बच्चों को जितनी ट्रेनिंग देते रहेंगे, वो बच्चा उतना अच्छा करता जाएगा। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अर्थात क्या आप बच्चों में देख कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉन्सेप्ट को वो और बेहतरी से समझे। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, मतलब आप उसको प्रतिस्पर्धा पे प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं कि आप उस बच्चे से ज़्यादा अच्छे करके दिखाओ, आप जो पहला आएगा उसको हम लोग जो है प्राइज देंगे, या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा में कभी कभी वो अनफेयर मीन्स अपना लेंगे, चोरी कर लेंगे, या किसी की देख के बना लेंगे, या किसी से पूछ के बना लेंगे। वो लोग कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर कभी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र को एकदम गलत माना गया है अभी के समय में। पाठ्य पुस्तक को आप हेल्प लेने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं रहना है। ये आपकी बस हेल्प के लिए है। बारंबार परीक्षाएं, अर्थात स्कूल में पढ़ाई ना हो, रोज रोज परीक्षाएं हो, तो विद्यार्थियों में संकल्पना बन जाएगी। परीक्षा से संकल्पना कैसे बनेगी। ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। अर्थात आप बच्चे को मौका देते हैं कि बच्चे अन्वेषण करते हैं, खोज कर लाते हैं, और उस विषय में आप संवाद करते हैं बच्चों से कि आपने जो किया है वो कैसा है, नहीं है, और कैसे सुधार हो सकती है। इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे हो सकती है। तो विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण और संवाद पर जोर देना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। कि हम लोग कभी कभी बात करते हुए नहीं कहते हैं, खुद से बात करते रहते कोई काम करते हुए, अरे ऐसे करो, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। तो हमारे रशिया के लेव वाइगोट्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। जब बच्चा खुद से
खुद को कहता है कि तुम इस चीज को सुधारो, इस चीज को ऐसे करो, तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऐसा नहीं है कि अपरिपक्व लोग ही खुद से बात करते हैं, हम लोग भी कभी कभी खुद से बात करते हैं। स्वनियमन, खुद को रेगुलेट कर रहे, खुद को नियमित कर रहे हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो ये स्वनियमन तो सही है। आत्म केंद्रितता, मतलब खुद पर बच्चा केंद्रित है, ऐसा तो नहीं है। और आत्म केंद्रितता के बाद हमारे स्विट्जरलैंड के भाई साहब कौन है? जी हाँ, पियाजे भाई साहब कहते हैं आत्म केंद्रितता की बात, कभी उन पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक विकार, मतलब बच्चा खुद से बात करके खुद को रेगुलेट कर रहा है तो वो बच्चा पागल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्यों बात कर रहा है? स्वनियमन के लिए खुद को गाइडेंस दे रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वनियमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम लोग मूल्यांकन जो करते हैं उसको किस लक्ष्य से करते हैं? विद्यार्थियों को नामांकित करना, अर्थात जो उच्च नंबर लाए हैं उसको पहला रोल नंबर दे दो, जो उससे कम उसको सेकंड रोल नंबर दे दो। तो ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। मैं पहले भी बात की हूँ कि बच्चे को नामांकित करना बहुत ही नेगेटिव बात है। आप कभी भी बच्चों को रैंकिंग, नामांकित ये सब नहीं करते हैं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, क्या ये ऑप्शन होगा? मैंने पहले भी बताया है, जी हाँ, ये ऑप्शन गलत है। योग्यता आधारित समूह में विभाजित करना एक गलत बात है, क्योंकि आप बच्चों को समूह में नहीं बांटते, बच्चों को एक रूप में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की जरूरतों आवश्यकता की पहचान करना। आप विद्यार्थियों के जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन करते हैं, अर्थात किसी बच्चे को मैथ्स में कम मार्क्स आया, अर्थात मैथ्स में उसे थोड़ी सी और हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी बच्चे को अगर फिजिक्स में कम मार्क आया है तो हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिजिक्स में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना। मतलब आप मूल्यांकन पद्धति इसीलिए है कि आप पुरस्कार वितरण कर सके जो सबसे उच्च अंक लाए हैं। ये तो मतलब उल्टा हो गया। आप पुरस्कार इसलिए देते हैं कि उच्च अंक करने वाले को आप सम्मानित करते हैं, इसलिए नहीं कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आप पहचान करते हैं सिर्फ पुरस्कार देने हो, तो उल्टा लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकता को पहचान करने के लिए आप मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आप अलग अलग मूल्यांकन पद्धतियां भी क्लास में लेके आते हैं, कभी ऑरल टेस्ट, कभी रिटन टेस्ट, कभी प्रैक्टिकल टेस्ट, कभी एक्सपेरिमेंट टेस्ट, कभी ड्राइंग टेस्ट। आप भांति भांति के मूल्यांकन प्रक्रियाओं का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर बच्चे में नहीं, हर इंसान में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। साइकोलॉजी पढ़ना जितना आपको बच्चे के समझने के लिए जरूरत है, उतना खुद को और समाज को समझने के लिए भी जरूरत है। आप जैसे जैसे साइकोलॉजी को जानते जाएंगे आपको खूब इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों होती है आप खुद बताइए? केवल आनुवंशिकता के कारण, मतलब सिर्फ डीएनए के कारण? मतलब अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो वो एकदम क्रिकेटर ही बनेगा, उसका डीएनए में है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये डीएनए ये डिसाइड करता है कि बच्चा कितना दूर तक जा सकता है, क्या कर सकता है, लेकिन क्या करेगा ये तो डिसाइड नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो हर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता, हर सिंगर का बेटा सिंगर बनता, हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता। कुछ हद तक बनता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, केवल पर्यावरण पर, अर्थात आप उसको कैसे इन्वायरमेंट दे रहे इस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता तब तो अच्छे इन्वायरमेंट जिन बच्चों को मिलते हैं वो बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दो बच्चों को मिल रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है और एक बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि कुछ आनुवंशिकता का गुण आता है और कुछ पर्यावरण का गुण आता है, दोनों का पारस्परिक क्रिया का गुण आता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। और अगर बीच में दिया रहे प्लस, तो ये प्लस या जोड़ नहीं होती, ये दोनों की गुणों की मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रोडक्ट होती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की गुणों की प्रोडक्ट होती है या पारस्परिकता पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता अगर आनुवंशिकता पर भी डिपेंडेंट नहीं है, इन्वायरमेंट भी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आया कहाँ से? कहीं से तो आना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। धन्यवाद।